हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कार्यालय से लौटकर जैसे विनोद ने बताया कि उसे मीटिंग के सिलसिले में 5-6 दिन के लिए दिल्ली जाना है, रीता खुशी से उछल पड़ी। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सीनू और पारुल के स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां हैं, 2 दिन की छुट्टी उन्हें और दिला देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, विनोद ने जूते के फीते खोलते हुए कहा। रीता के उत्साह का उफान दोगुना हो गया। कितने दिन हो गए दिल्ली गए हुए, अब 5-6 दिन बहुत मजे से कटेंगे। बच्चों को भी इस बार पूरी दिल्ली घुमा दूंगी। रीता के स्वर में बच्चों की सी सोखी देख विनोद के अधरों पर मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा बाबा, खूब घूमना घुमाना, पर अब चाय तो पिला दो। हाँ, चाय तो मैं ला रही हूँ, पर तुम कल सुबह ही दफ्तर से फ़ोन करके भैया को अपना प्रोग्राम बता देना, रीता ने उठते हुए कहा। तो विनोद फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। पर मैं तो सोच रहा था कि इस बार उन्हें अचानक पहुंचकर आश्चर्यचकित कर देंगे। नहीं, तुम पहले फोन जरूर कर देना। कमरे से निकलती हुई रीता एक पल को ठहर गई। पर क्यों? अरे उन्हें कुछ तैयारी करनी होगी, आखिर तुम दामाद हो उस घर के, कहते हुए रीता रसोई घर की ओर मुड़ गई। पर विनोद का चेहरा गंभीर हो उठा। रीता की यही बात तो उसे अच्छी नहीं लगती थी। ससुराल में उसकी इतनी आवभगत होती कि संकोच महसूस करके वह स्वयं वहां बहुत कम जाता था। रीता के भैया भाभी से जब जब उसने औपचारिकता के इन बंधनों को काटने का अनुरोध किया, तो रीता ने बीच में आकर सब कुछ वहीं का वहीं स्थिर कर दिया। वह बोली, हम कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं। इस संबंध में विनोद ने खुद कितनी बार पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ रहा। उसके मस्तिष्क पर तो संस्कारों की स्याही से लिखी इबारत इतनी पक्की थी कि उस पर कोई रंग चढ़ने को तैयार न था। रीता चाय ले आई। चाय पीकर उठते हुए विरोध धीमे से बोला, शुक्रवार को रात की गाड़ी से चलना है। मैं दफ्तर से किसी को भेजकर आरक्षण करवा लूंगा। तुम सब तैयारी कर लेना। दिल्ली जाने की बात सुनकर बच्चों की भी खुशी का ठिकाना न था। पिछली बार की स्मृतियां अभी भी ताजा थी, सो वे आगे का प्रोग्राम बना रहे थे। याद है सीनो, पिछली बार मामा जी के यहाँ कितना मजा आया था। रोज खूब चाट पकौड़ी, आइसक्रीम और रसगुल्ले खाते थे। वीसीआर पे रोज फिल्म। पारुल ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा। तो सीनू भी बोल पड़ा, अरे इस बार तो हम खूब दिल्ली घूमेंगे। और माँ कह रही थी कि हम पूरे साल भर बाद वहाँ जा रहे हैं। मामा जी हमको नए नए कपड़े भी देंगे। सुनकर उधर से गुजरते विनोद का मन खट्टा हो गया। दिल तो किया कि रीता का जाना रद्द कर दे। वह सोचने लगा, आखिर क्या कमी है उसके घर में जो वह अभी तक मायके वालों से इतनी अपेक्षाएं रखती है। फिर वह क्यों नहीं सोचती कि उसके भाई का अपना परिवार है। कब तक अपने माँ बाप के दायित्वों का बोझ वह उठाता रहेगा। शराफत की भी एक सीमा होती है। अगर भाई अपने कर्तव्यों को निभा रहा है तो बहन का भी तो कुछ फर्ज बनता है। पर रीता तो इस मामले में बिल्कुल कोरी है। अधिकारों की सीमाएं लांघना तो उसे खूब आता है, पर कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा के करीब भी जाना उसे पसंद नहीं। अब बच्चों के भोले मस्तिष्क में भी इस प्रकार की बातें डालकर वह अच्छा नहीं कर रही है। उसी पल विनोद ने निश्चय कर लिया कि इस बार वापस आने पर वह रीता से इस विषय में कड़ाई से पेश आएगा। अब जाते समय वह इस बात को छेड़कर पत्नी और फिर स्वयं का मूड खराब नहीं करना चाहता था। स्टेशन पर ही भैया भाभी आए हुए थे, पर इस बार विनोद ने महसूस किया कि हर बार की तरह उनके चेहरों पर वह ताजगी नहीं थी जिसे देखने का वह अभ्यस्त था। घर जाते समय उसने दबे शब्दों में उनसे पूछने का प्रयत्न भी किया, जिसे भैया हंसकर टाल गए। पर रीता इन सब से बेखबर अपने ही रो में भाभी को कानपुर के किस्से सुनाती जा रही थी। घर पहुंचते ही सबने झक कर नाश्ता किया। एक तो जबरदस्त भूख, ऊपर से भाभी ने इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था कि प्लेटों पर प्लेटें साफ होती चली गई। नाश्ते के बाद भाभी तो रसोई घर में दोपहर के भोजन की व्यवस्था में लग गई और रीता भैया से गपशप मारने में मशगूल हो गई। भैया अब दफ्तर जाकर गाड़ी वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं बच्चों को दिल्ली घुमाने का वादा कर चुकी हूँ। बातों के दौरान रीता ने कहा तो पास से खड़ा टाई की गांठ लगाता विनोद छल्ला उठा। तुम भी कमाल करती हो रीता, भैया का दफ्तर यहाँ रखा है, 30-35 किलोमीटर दूर से कार वापस आए और फिर शाम को भैया को भी लौटना है। इससे तो अच्छा है तुम लोग टैक्सी से जाओ, बच्चे आराम से घूम लेंगे। देखो जी, तुम मेरे और मेरे भैया के बीच में मत बोलो, यह हमारे आपस की बात है, रीता ने चिढ़कर कहा। तो क्रोध में भरा विनोद बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वह जानता था कि मायके में रीता से कुछ कहना और भी व्यर्थ सिद्ध होगा। अगले 2 दिनों तक विनोद अपने कार्यालय की मीटिंग में व्यस्त रहा। उसकी कंपनी द्वारा एक नई फैक्ट्री लगाने के सिलसिले में कनाडा से कुछ विशेषज्ञ आए हुए थे।
इसलिए दोपहर और रात का खाना भी उसे विदेशी अतिथियों के साथ ही खाना पड़ा था। इस बीच रीता ने भैया की कार से बच्चों को जी भर के सैर कराई। भाभी के बच्चे तो स्कूल चले जाते थे और भाभी को घर में काफ़ी काम था, क्योंकि पुराना नौकर इन दिनों छुट्टी पर था। इसलिए रीता के साथ केवल सीनू और पारुल ही थे। तीसरे दिन विनोद ने आकर बताया कि अगले 2 दिनों की मीटिंग शिमला में होनी है और रीता अगर वहाँ अकेले घूमना पसंद करे तो उसके साथ चल सकती है। घुमक्कर रीता को इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती थी। शानदार होटल में रहना, खाना और घूमने के लिए कंपनी की गाड़ी, उसने झट से हाँ कर दी। पर शिमला में पहला दिन ही उसका अच्छा नहीं बीता। वहां पहुंचते ही मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवा के साथ बूंदाबूंदी भी होने लगी। विनोद के जाने के बाद रीता को होटल के कमरे में ही सारा दिन गुजारना पड़ा। इसलिए जब विनोद ने रात में लौटकर बताया कि मीटिंग 2 दिन के बजाय एक ही दिन में खत्म हो गई है और वे सवेरे ही दिल्ली वापस जा रहे हैं, तो रीता ने चैन की सांस ली। भैया के घर पहुंचते ही गेट पर ही रीता की छोटी बहन रजनी मिल गई। दौड़कर उसने रीता को अपनी बाहों में भर लिया। ओह दीदी, कितने दिन बाद मिली हो, पर तो कब आई? रीता ने उसके साथ भीतर कदम रखते हुए पूछा। कल, बस तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद। दिवेश को कुछ सामान खरीदना था। अच्छा, पर इससे तो तू 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं शिमला की बोरियत से बच जाती। रीता ने हंसकर कहा तो रजनी भी मुस्कुरा दी। क्यों, शिमला में जीजा जी के साथ अच्छा नहीं लगा क्या? यह बात नहीं, रीता झेपती सी बोली। वहां पहुंचते ही मौसम इतना खराब हो गया कि होटल से बाहर पाँव निकालना भी दुश्वार था। कहते कहते उसने सोफे पर बैठते हुए वहीं से आवाज लगाई। अरे भाभी, जरा चाय तो पिला दो। पर तुम कहाँ चली साली जी? हमारे आते ही टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर तब तक विनोद भी भीतर आ गया। रजनी को उठते देख उसने चुटकी ली तो उसने भी हंसकर जवाब दिया, आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाने। पर तू क्यों जा रही है? रसोई में भाभी तो है। रीता ने रजनी का हाथ पकड़ उससे बैठाने का प्रयत्न किया, पर उसने धीमे से हाथ छुड़ा लिया। भाभी गाजियाबाद गई हैं भैया के साथ, उनकी बहन के लड़के का जन्मदिन है आज। क्या, पर तुझे यहाँ अकेली छोड़कर? रीता का स्वर आश्चर्य की नोक पर लटक गया तो रजनी गंभीर हो उठी। वे गई नहीं, बल्कि मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा है। इस घर में तो ब्याह से पहले मैंने 20 साल गुजारे हैं। यहाँ रहकर अकेलापन कैसा? फिर रमन सालू है। वे लोग स्कूल के कारण नहीं गए हैं और देवेश तो शाम को ही आ जाते हैं। हूँ, कुछ सोच में पड़ गई रीता, फिर धीमे से बोली। पर भाभी को तो मालूम था कि हमें लौटते ही कानपुर जाना है। हाँ, लेकिन दीदी, तुम अपने कार्यक्रम के मुताबिक एक दिन पहले लौट आई हो और कल तुम्हारे जाने से पहले तक भाभी आ जाएंगी। कहकर रजनी चाय बनाने चली गई। पर रीता को भाभी का यह उपेक्षित व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। सोचने लगी कि आखिर वह रोज रोज तो मायके आती नहीं। कुछ ही देर में रजनी चाय के साथ पकौड़ी भी बना लाई और सब लोग चाय पीने के साथ हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। बातों के दौरान ही रजनी रसोई घर से सब्जी उठा लाई और जब तक बातें खत्म हुई तब तक उसने रात के खाने के लिए सब्जियां काट ली थी। अगले 2 घंटों में रजनी ने रात का खाना तैयार कर लिया। रीता ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी थी। तब तक दिवेश भी आ गया। फिर खाने की मेज पर कुछ अतीत और कुछ वर्तमान की बातों में कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह भैया भाभी आ गए। रीता को पहले वहां उपस्थित देखकर भाभी को थोड़ी हैरानी हुई, पर रजनी ने तुरंत आगे आते हुए हंसकर कहा, दीदी का प्रोग्राम बदल गया था इसलिए कल शाम ही आ गई। पर घबराओ नहीं भाभी, तुम्हारे मेहमान को मैंने कोई तकलीफ नहीं होने दी है। यह सुन और समझकर रीता चिढ़ गई। हूँ, मैं मेहमान हूँ तो रजनी क्या है? पर बहन से बात न बढ़ाने की गरज से चुप रही। तभी भाभी रसोई घर की ओर बढ़ी तो रजनी ने उन्हें रोक दिया। तुम बैठो भाभी, अभी सफर से थकी मांदी आई हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फिर रीता ने गौर किया कि भाभी के आने के बाद भी रजनी घर के हर काम में कितनी रुचि ले रही है, जैसे वह कभी इस घर से गई न हो। वह उसी घर का एक अंग लग रही थी। भैया भी बात बात पर रजनी और दिव्य से सलाह ले रहे थे। भैया के बच्चों को तो वह कल से ही देख रही थी। वे किसी न किसी बहाने रजनी को घेरे हुए थे। खाना बनाते समय रसोई घर से बराबर रजनी और भाभी की आवाजें आ रही थी। सब कुछ महसूस कर रीता को पहली बार उस घर में अपना अपमान सा लगा। वह भी अपनी छोटी बहन के कारण। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या कर दिया है रजनी ने जो भाभी उससे इस कदर घुल मिल कर बातें कर रही है। मुझे तो याद नहीं कि भाभी ने कभी मुझसे इतनी अतरंगता से बात की हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? रजनी का पति अगर सफल व्यवसायी है तो विनोद भी तो एक प्रतिष्ठित फर्म में उच्च अधिकारी है।
रीता का मन उदास हो गया तो वह चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। विनोद दफ्तर जा चुके थे और दिव्यस भैया के साथ फैक्ट्री चले गए। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तन्हाई उससे बहुत खल रही थी, पर इससे भी ज्यादा गम उसे इस बात का था कि उसकी उपस्थिति से बेखबर रजनी और भाभी अपनी ही बातों में मशगूल हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ लेटी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई। कुछ ही देर में रजनी ने कमरे में घुसते हुए कहा तो वह जानबूझकर चुप रही, पर मन ही मन बड़बड़ाई। हूँ, खाक मुझे ढूंढ रही थी, झूठी कहीं की। क्या बात है रीता, तबीयत तो ठीक है? तब तक भाभी भी आ गए। रीता के माथे पर हाथ रखकर उन्होंने बुखार का अंदाजा लगाना चाहा, पर उसने धीमे से उनका हाथ हटा दिया। ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं है। सिर में दर्द है क्या? भाभी के स्वर में चिंता उभर आई तो वह गुस्से से भर गई। ऊपर से कैसे दिखावा करती है, उसने सोचा। रजनी और भाभी के बहुत जोर देने पर वह बाहर आकर बैठ तो गई, पर उसका मन अनमना ही रहा। कानपुर जाने के लिए उन लोगों को अगले दिन का आरक्षण मिला था। रात में भैया विनोद और दिवेश के खाने पीने की विशेष महफिल जम गई। भाभी और रजनी ने मिलकर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना लिए थे। रजनी, आलू चॉप तो तुम ही बनाओ, तुम्हारे भैया बहुत पसंद करते हैं, भाभी ने हंसकर रजनी से कहा, पर उस समय वे यह नहीं देख पाई कि वहीं खड़ी रीता का मुंह अचानक ही सिकुड़ कर रह गया। मन में पलती अपमान की पीड़ा को सिरदर्द का नाम देकर रीता जल्दी बिस्तर पर आ गई। विनोद भी 12 बजते बजते नींद से बोझिल आंखें लिए पलंग पर लेटते ही सो गए, पर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए देर तक जागते रीता के कानों में कुछ आवाजें रह रह कर आ रही थी। विनोद के आने के बाद वह स्नान घर जाने के लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि खाने के कमरे से आती दिवेश की आवाज सुनकर वह चौंक ठिठक गई। वह कह रहा था, भैया आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई हल शीघ्र ही निकल आएगा। अरे मुझसे ज्यादा तो चिंता सुरेखा को है, जो दिन रात उसी में घुली जाती है। देखते नहीं इसका चेहरा? यह भैया का स्वर था। अरे भाभी, जब तक हम हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेंगे। रजनी के स्वर में दिलासा के रंग झलक रहे थे, जिन्हें महसूस करके शायद भैया ने भरे कंठ से कहा, मैं जानता हूँ तुम लोग ही तो हो जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। स्नान घर से आते अपमान की अग्नि में रीता का तन मन सुलग उठा। तो क्या मैं इतनी पराई हूँ? दिवेश के सम्मुख भैया अपनी समस्या कह सकते हैं, पर अपनी सगी बहन से इतना दुराव? मैं तो भैया भाभी के घर को बिल्कुल अपना समझ कर यहाँ आने को उत्सुक रहती थी, पर क्या मालूम था कि उनका स्नेह और सत्कार केवल दिखावा है। अपमान तो केवल रजनी के हिस्से में। मन आहत हुआ तो आंखों से बरबसी गंगा जमुना की धार बह निकली और वह उसी पानी में डूबकर कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब वह सोकर उठी तो वाकई उसका सिर भारी था, पर रात के अनुभव की खटास अभी दिल से मिटी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह दिल्ली जल्दी नहीं आएगी, पर रात को रजनी, दिवेश और भैया की बात का धूरा सिरा अभी भी उसके सीने में फांस की तरह चुभ रहा था। जब सब कुछ असहनीय हो गया तो वह रजनी को लेकर ऊपर चली आई। मुझे तुझसे अकेले में कुछ बातें करनी है। उस दिन इतवार था, बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे और नाश्ते के बाद विनोद दिवेश के साथ बाजार चले गए। भैया बैठक में किसी से बातें कर रहे थे और भाभी नहा रही थी। पर ऐसी क्या बात है जो तुम भाभी के सामने? रजनी ने छत की मुंडेर पर बैठते हुए पूछा तो रीता बीच में ही बोल पड़ी, क्यों, बहुत सी बातें क्या ऐसी नहीं है जो भाभी मेरे सामने नहीं कहना चाहती? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बहन का तल्ख स्वर रजनी को हतप्रभ कर गया। देख रजनी, अनजान बनने की कोशिश मत कर। मैं कल से देख रही हूँ अपने प्रति सबका बेगाना व्यवहार, और जिसे मैं इतने दिन तक उनका प्यार समझती रही, अब जाकर मालूम हुआ कि वह एक खोखला दिखावा था। रीता का स्वर अभी भी कसेला था, पर रजनी ने अपना स्वर यथासंभव कोमल बना लिया। यह तुम कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हूँ? रीता गुस्से से बोली। कल से मैं देख नहीं रही कि हर बात में भैया भाभी का तुझसे मशवरा करना, वह घुट घुट कर बातें करना और भैया की कुछ समस्या। आखिरी शब्दों पर रीता हिचकिचा गई तो रजनी व्यंग्य से मुस्कुरा दी, हूँ तो तुमने सब सुन लिया, चलो यह भी अच्छा ही हुआ। पर उस और बिना ध्यान दिए रीता अपने ही रो में शिकायत करती जा रही थी। देख रजनी, मैं तुझसे बड़ी हूँ, फिर भी दो बहनों के बीच भैया का जो अंतर रखना क्या अच्छी बात है? और मुझे तुझसे भी ऐसी उम्मीदें नहीं थी। बहन के आखिरी लफ्जों पर ध्यान न देकर रजनी अपने एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, पर दीदी, यह अंतर बनाया किसने? यह तुमने कभी सोचा? मतलब यह है कि यह अंतर तुमने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। रजनी अचानक ही जैसे क्रूर हो उठी। मैंने? पर हाँ दीदी, तुमने भैया को सदैव रिश्ते की झड़ी से दबाए रखा। उनके कर्तव्यों की तो हमेशा तुम्हें याद रही, पर अपने फर्ज की ओर भूल कर भी नहीं देखा। दीदी, तुम यह भूल गई कि खून के संबंध जन्म से जरूर अपना महत्व और मजबूती लिए होते हैं,
पर कभी कभी बाद में यही संबंध मात्र बोझ बनकर रह जाते हैं, जिन्हें निभाने की बस एक व्यवस्था होती है। अब समय आ गया है कि इस बोझ को हम जानबूझकर अपनों के कंधों पर न डालें। यह तू क्या कह रही है रजनी? तू कहना चाहती है कि मैं भैया से अपना संबंध? रीता का स्वर हैरानी के आरोह को पार कर पाता इससे पहले रजनी ने हंसकर उसे पकड़ लिया। नहीं दीदी, भैया से तुम्हारा संबंध अपनी जगह पर है, पर हाँ, यदि तुम इसे रिश्ते में व्यस्तता की जगह मित्रता का रंग मिला दो तो तुम्हारा संबंध और गहरा हो उठेगा। क्योंकि मित्रता उस पुष्प की भांति है जिसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती। रिश्ते चुने नहीं जा सकते, पर मित्र बनाना हमारे अपने अधिकार में है। रिश्ते हमारे शरीर के साथ जन्म लेते हैं, जबकि मित्र हमारा मन स्वयं चुनता है। इसलिए उनमें औपचारिकता नहीं होती, रिश्तों का परंपरागत आडंबर नहीं होता। मैंने भी यही किया है दीदी। औपचारिकता की सारी कड़ियाँ एक और समेत मैंने भैया भाभी को अपना मित्र बना लिया है। मैं समझी नहीं रजनी। तुम तो जानती हो दीदी, दिवेश के साथ मैं अक्सर दिल्ली आ जाती हूँ, पर एक बहन के अधिकार से नहीं, बल्कि एक मित्र की हैसियत से। और इसी नाते मैं उनका हर सुख दुख बांटने का प्रयत्न करती हूँ। मैं जानती हूँ कि भाभी को घूमने का शौक है, पर बच्चों के कारण भी जा नहीं पाती। इसलिए यहाँ आकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें घूमने का अवसर देती हूँ। घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ। इससे उन्हें भी अच्छा लगता और मुझे भी यहाँ पर परायापन नहीं लगता। फिर दीदी, जरा यह भी सोचो कि सिर्फ भाई होने के नाते क्या वे हमेशा हमारी झोली भरने का दायित्व निभाते रहेंगे? आखिर अब उनका भी अपना परिवार है। फिर हम लोगों के पास भी तो कोई कमी नहीं है। रजनी बुआ, तभी नीचे से भैया के बेटे रमन का स्वर गूंजा और वह लपक कर नीचे चली गई। पर जाते जाते वह रीता के लिए विचारों का था समंदर छोड़ गई। रीता सोचने लगी, कितना सही कहती है रजनी। स्वयं मैंने भी तो भैया के ऊपर हमेशा यही व्यस्तता थोपी है। दिल्ली आकर घूमना फिरना या फिल्म देखने के अतिरिक्त मुझे याद नहीं कि भाभी के साथ मैंने कभी रसोई घर में हाथ बटाया हो। किस सोच में डूब गई दीदी। काम निपटाकर रजनी फिर ऊपर आ गई तो रीता चौंक गई, पर मन की बात छिपाते हुए उसने विषय पलट दिया। वह भैया की समस्या, हाँ सुनो, भैया को इस बार व्यापार में 20 लाख रुपए का घाटा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। रजनी का गंभीर स्वर रीता को बेचैन कर गया। वह बोली, क्या कह रही हो? हाँ, भैया ने माल देने के लिए किसी से 20 लाख रुपए बतौर पेशगी लिए थे, पर उसके बाद ही उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उनके पीछे कर्मचारियों की लापरवाही से माल इतने निम्न स्तर का बना कि उससे कोई आधे पौने में भी खरीदने को तैयार नहीं। पेशगी देने वाली पार्टी का कहना है कि 1 माह के भीतर या तो वे अच्छे स्तर का माल दे, वरना उनका पैसा वापस कर दे, नहीं तो वे लोग फैक्ट्री कुर्क करवा कर अपना पैसा वसूल लेंगे। पर वह पेशगी 20 लाख वह भैया ने कच्चा माल खरीदने में व्यय कर दिया। अब वह भाभी का पूरा जेवर भी गिरवी रख दे तो भी उन्हें 5 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं मिलेगा। रजनी इतना कहकर चुप हो गई, पर रीता के मस्तिष्क में तो अभी भी कुछ चल रहा था। पर भैया ने हम लोगों से यह बात क्यों छिपाई? कैसे बताते? रजनी का स्वर इस बार जरूरत से ज्यादा तीखा था। तुम तो इस घर में हमेशा बेटी के हक की बग्घी में बैठकर मान सम्मान पाने की दृष्टि से आई, फिर भला वे अपने घर की इज्जत को तुम्हारे सामने कैसे निर्वस्त्र करते? हम मध्यम वर्गीय परिवारों का आत्मसम्मान ही तो एक पूंजी है। फिर भैया का स्वभाव तो तुम जानती हो। कोई उनके गले में हाथ डालकर उनका दर्द भले ही उगलवा ले, पर दूर खड़े व्यक्ति पर तो वे अपनी पीड़ा की छाया भी नहीं पड़ने देंगे। रजनी ने इतनी बेरहमी से सच्चाई के परते उधेड़ी कि रीता करहा उठी। रजनी, बस करो अब, और सुनने का मुझ में साहस नहीं है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। रीता, तभी नीचे से विनोद का स्वर गूंजा और वे दोनों उठकर नीचे आ गई। दिवेश और विनोद बाजार से ही खाना ले आए थे। भाभी, आज आपके रसोई की छुट्टी। विनोद ने हाथ में पकड़ा बड़ा सा पैकेट भाभी की ओर बढ़ाया तो वे अचकचा गई, पर यह सब उन्हें को सूझा नहीं कि क्या कहे। अरे, आज हम लोगों की छुट्टी है तो आप लोगों को भी तो आराम मिलना चाहिए। आखिर यह समानता का युग है ना। एक संवेद ठहाका लगा और अचानक यह रीता को जैसे वातावरण हल्का फुल्का लगने लगा। शाम को चलते समय भाभी ने रीता के सम्मुख साड़ी और बच्चों के कपड़ों के लिए रुपए रखे तो वह पहली बार सकुचा उठी। बस भाभी, औपचारिकताओं के बंधन को तोड़कर आज मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अब फिर मुझे उसी दलदल में मत घसीटो। भाभी, पता नहीं इन शब्दों का अर्थ समझी या नहीं, पर पास खड़ी रजनी ने उन्हें आंख से इशारा किया। कुछ न बोलते हुए उन्हें रीता को अपने अंग में भर लिया। क्यों, मायके से बिछोड़ने का गम सता रहा है? ट्रेन में उसे उदास देख विनोद ने उसे छेड़ा तो वह धीमे से बोली, वह बात नहीं तो फिर किसी और से बिछुड़ने का गम। विनोद के स्वर में शैतानी उतर आई।
पर वह तो रोआन से उठे। तुम्हें मालूम नहीं भैया इस समय कितनी परेशानी में है। काश हम उनकी मदद कर पाते। इतने दिनों बाद एकांत पाने पर विनोद का मन तो कर रहा था कि वह रीता को कुछ और चिढ़ाए, पर उसका उदास स्वर सुन उसने यह विचार छोड़ दिया। मुझे मालूम है, पर तुम्हें कैसे पता चला? विनोद के स्वर में आश्चर्य का स्पर्श था। पर रीता ने उसको ध्यान न दे चिंतित स्वर में कहा, अब क्या होगा? क्या भैया की फैक्ट्री कुर्क? पर विनोद मुस्कुरा दिया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर इतना रुपया? मैंने लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंधक से बात की थी, वह मेरा पुराना मित्र निकला। 15 दिन के भीतर भैया को 20 लाख रुपए का ऋण मिल जाएगा। ओह विनोद, तुम कितने अच्छे हो। खुशी और गर्व से भरकर रीता ने पति के दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में भर लिए तो मुस्कुराकर उसने बच्चों की ओर संकेत किया। लजाकर रीता ने झटके से हाथ छोड़ दिए। बाद में सीट पर बिस्तर लगाते हुए विनोद ने उसे बताया, भैया की परेशानी की कुछ भनक तो मुझे यहाँ आती हो गई थी, पर उनसे साफ पूछने का साहस नहीं हो पा रहा था। दिवेश के आते उसे मुझे पूरा ब्यौरा मिल गया और फिर भैया से बात करके समस्या चुटकियों में हल हो गई। पत्नी का बदला रूप देखकर विनोद को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। रिश्ते में दुर्गंध आने से पहले रीता ने बासी औपचारिकता को जड़ से उखाड़ उसमें हमेशा के लिए ताजगी भर दी थी। पर उससे भी ज्यादा खुशी का एहसास उस वक्त भाभी के घर से वापस जाते हुए रजनी को हो रहा था, क्योंकि उसके भैया को एक मित्र जो मिल गया था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।